हेलो एवरीवन। सबके मन में एक ही ख्याल रहता है कि अब तो एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, 1.5 दिन बाद है, या हो सकता है वीडियो जब आप देख रहे हो कुछ ही घंटों बाद है। तो मैं अब कैसे अपने टाइम को यूज़ करूं? तो एकदम हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप कंपनी लॉ पढ़ लीजिए। कंपनी लॉ पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? बिकॉज उसमें टाइम कम लगता है। कंपनी लॉ पूरे फिगर बेस्ड है कि कहाँ पर आपका होल्डिंग सब्सिडरी ट्रिगर हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टर एसोसिएट ट्रिगर हो रहा है, कहाँ गवर्नमेंट कंपनी कब माना जाता है, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कंपनी की अमेंडमेंट क्या थी। वो 10 करोड़ 100 करोड़ वाला लिखना है इस बार एग्जाम में, 4 और 40 मत लिखना। एंड कंपनी लॉ आप कैसे पढ़ोगे अब आप पूछोगे। तो कंपनी लॉ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर आपके लिए डेवलप किए थे कि ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो कंपनी लॉ बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। तो इस चेकलिस्ट को सामने रखिए ताकि आप एक अपने आप में क्रॉस चेक कर सको कि ये टॉपिक्स मेरे हो गए हैं। नाउ कंपनी लॉ पढ़ने के लिए 2 वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में रिवीजन वीडियोस के अंदर। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो जहां आप अटक रहे हो। अब जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, सबको इजी लगती है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम के एक दिन पहले डू नॉट पिक अप एनी न्यू रिसोर्स कि अचानक कोई फ्रेंड ने कलरफुल नोट्स फॉरवर्ड किए, बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए और आप भावुक हो गए, कितना सुंदर लगता है। अरे अकाउंट्स टीचर की बात याद करो बचपन में, सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द फॉर्म। तो आप लैंग्वेज पर फोकस करिए, आप लीगल वर्ड्स जो यूज करोगे, जो आपने कोचिंग में सीखा है, जो मॉक टेस्ट में गलतियां की होंगी। कई बार आप लिख देते थे व्हेन ग्रेटर दैन 50% of the paid up share capital is held by another company, then it is leading to the creation of holding subsidiary. होल्डिंग सब्सिडरी में वोटिंग राइट्स वर्ड इन्वॉल्व हो रहे थे। कहीं पर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल था, कहीं ग्रेटर दैन 50% ऑफ इक्विटी था। तो बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां थी। कंपनी लॉ सबसे पहले सल्टा लेना ठंडे दिमाग में, फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप सिर्फ पन्ना पलटते रहे और अचानक बस वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में फॉरवर्ड्स आते हैं ना, सुपर 50 क्वेश्चंस ये कर लो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स अगर सॉलिड नहीं रहेगा तो आप जैसे ही कोई नया क्वेश्चन देखोगे ना, डर के बैठ जाओगे। तो इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑर्नामेंटेशन और प्रेजेंटेशन पर। कह रहे कहीं से पीडीएफ आया है, हमारे फ्रेंड के कोचिंग सेंटर ने दिया, अच्छा ही दिया होगा, बट पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को आप रोबस्ट बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो कंपनी लॉ में ये सारे एस्पेक्ट्स करोगे। लोग है ना एंट्रेंचमेंट क्लॉज में अटकते हैं यूजुअली, लोग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में अटकते हैं। अब जब मैं अटकता भटकता बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके उस डेफिनेशन को निकालोगे और मैच करोगे। लोग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के आंसर्स में अटक जाते हैं, उसमें कई केस भी थे, केस लॉज भी थे। उसके बाद वो वीडियो आप अगर 2 वीडियो देख लेते हो तो कंपनी लॉ आपका 20 मार्क्स सुरक्षित है पूरा अच्छे से। कई केस लॉज हैं, उन पे केस स्टडी बन के आ जाता है, तो वो केस लॉज हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में बहुत सारे केस लॉज समझे थे, लॉन्ग केस स्टडीज, एक्सेप्शंस, तो एंड नाम भी दिए हुए। तो दिस इज अ वेरी गुड होलिस्टिक अप्रोच हाउ यू शुड रिवाइज कंपनी लॉ। अंडरस्टूड? ये आप वीडियो में अपने इंटरनल स्टूडेंट्स को पहले से ही सर्कुलेट कर दूंगा, यही आपको लास्ट 1.5 दिन भी देखना है। तो आप इसी को बेस बना के चेक करिए कि जो जो मेरे मुंह से निकला है वो कहीं मिस तो नहीं किया आपने एग्जाम में। डॉर्मेंट कंपनी के डेफिनेशन में एक विंग आया था दैट फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। वो विंग पढ़ के जाना, मेरा इंट्यूशन है वहां से कुछ केस स्टडी बन के आएगा। अचानक लिखेगा ये कंपनी तो अभी आरओसी को फीस दी थी कुछ दिन 4 महीना पहले, सो पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो लिखा हुआ था दैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, तो उस पर नजर रखिएगा। तो कंपनी लॉ करने में अगर मैं लास्ट 2 दिन की बात करूं तो 5 आवर्स आपको लगने चाहिए। एक बार 5 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा कंपनी लॉ पे मत दीजिएगा। या इन दिनों भी जब आप पढ़ रहे हो तो आपने ये जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं पहले उसको पॉज करके याद करके क्लोज करोगे, देन यू विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। आफ्टर यू डू द कंपनी लॉ, नेक्स्ट यू विल डू, आप यहीं पर करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत। लंबा है, बड़ा है, टाइम लगता है। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कोई अच्छे टॉपिक्स बताइए। अब आप कहीं से फॉरवर्ड आ जाएगा, इस बार एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मीरियट इंपॉर्टेंट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत दिन से नहीं आया है,
ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पढ़ के जाना, आप इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस, सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस, बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस, ये सब कर लो। और पता फिर एग्जाम में क्या आ जाता है, ये ऑफ कोर्स अच्छे टॉपिक्स थे। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करके गए। एंड इन एग्जाम यू विल बी शॉक्ड, यू विल गेट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस पर। सो यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। जो मैंने वैसे टॉपिक्स बोले थे वो मिस मत करना। तो ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस वाला एक केस स्टडी था पेज नंबर 6 या 7 में, वो जरूर से करके जाना। फिर आप कंसेंट का डेफिनेशन, कंसेंसस एड आइटम पर कॉन्सेप्ट दिया था, वो जरूर करके जाना। फिर फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन तो सभी करते हैं, पर कुछ ऐसे केसेस थे कि कहीं कहीं आप वो फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाओगे, वो करके जाना। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को आपने ऑलरेडी बना भी रखे होंगे कि ये टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके देखे हुए होने चाहिए। फिर अग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी में यूजुअली ये सब, अच्छा जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया ना, इनके अगर नंबर्स भी याद हो सके तो आप याद कर लीजिएगा। ये लिस्ट वापस मैं पीडीएफ अटैच करवा दूंगा, बट रॉन्ग नंबर लिख के मत आना। इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग नंबर मत लिखना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलग अलग केसेस जो थे, तो ये बहुत प्रैक्टिस करके आपको लर्न करना होगा। अब जैसे सपोज आप ये लाइन सुने और आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले उस जोन को आप कवर अप कर लो अच्छे से। केस स्टडी पढ़ने के समय आई टोल्ड यू इन मेनी वीडियोज, हाउ यू रीड द क्वेश्चन पेपर, उसमें आपका आंसर निकलेगा। सपोज ये 1 पेज का क्वेश्चन पेपर है, तो आप है ना कहीं ऐसे बनाइएगा, कहीं ऐसा करिएगा, कहीं कुछ ऐसे स्टार लगाइएगा। रीजन क्या है कि आप एनालाइज कर रहे हो, और ये है ना फर्स्ट 15 मिनट्स में आप कर सकते हो। एंड पेपर इतना लंबा होता है ना, 15 मिनट्स में पूरा पेपर नहीं पढ़ पाओगे। तो कोई 2-3 क्वेश्चन को ही पिक करो 15 मिनट्स में, पर उसका पूरा आप पोस्टमार्टम कर लीजिए ताकि बाद में अच्छा आंसर लिख सको। वरना पहले आप रैंडमली पढ़ोगे, फिर आप वापस पढ़ोगे पैनिक में, तो आप अपना 15 मिनट्स का जो टाइम है उसमें पूरा पेपर तो पढ़ नहीं सकते हो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन के स्टडीज होते हैं। आपको एक एरिया आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर के इस कोने से आया है, वो लास्ट लाइन हर क्वेश्चन का देखकर। पर जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस समय अगर आप कुछ भी मार्किंग नहीं करोगे और कुछ भी आप एनालिसिस नहीं करोगे, तो लिखने के समय उल्टा फुल्टा लिखोगे। एंड एज यू रिमेंबर, पहले प्रोविजंस, फिर एनालाइज द फैक्ट्स, देन द कंक्लूजन। पैराग्राफ 2 से 3 मिनिमम होने चाहिए, और आंसर का नंबरिंग भी सही होना चाहिए। और फर्स्ट पेज याद रखना, फर्स्ट पेज में आपको लास्ट में लिखना पड़ता है क्वेश्चन अटेम्प्टेड, वो लिख के आ जाना चाहिए अच्छे से। ब्लैक इंक शायद बोला गया है लिखने के लिए, पढ़ लीजिएगा एडमिट कार्ड में, तो उसी को फॉलो करिएगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ब्लैक या ब्लू क्या लिखा गया है। आफ्टर दिस ये पोर्शन तक लोग ठीक है। परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, ब्रीच, ये सब भी आप कर लिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट, इसमें लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है। सर मैं क्या करूं तब? मैंने ना इस पर 2 घंटे का वीडियो बनाया, आप अपने रिविजन फोल्डर को देखोगे ना, वहाँ इंडेमनिटी गारंटी का शायद 4था नंबर या 2रा नंबर फोल्डर है, या एक फोल्डर ऐसा भी है एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 4 आवर्स। उसमें पीछे वाले पोर्शन को अच्छे से सुनना, उसमें इंडेमनिटी गारंटी बहुत अच्छे से बोला हुआ है। मेरे ऐप पर आप देखोगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, एक है रिविजन फोल्डर और एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्ड रिविजन फोल्डर, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 2 टाइप का रिविजन मैंने दिया आपको, एक डिटेल्ड वाला जिसमें एक एक पार्ट बहुत डिटेल में रिवाइज्ड है, और एक लास्ट मोमेंट अगर टाइम कम बचा है, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी कैसे हेलीकॉप्टर व्यू से रिवाइज करना है, इवन दैट इज गिवन। सो फॉलो दैट। सुनो ज़्यादा रिविजन को, ताकि आपको वर्ड्स का प्रयोग पता चले। सिर्फ नोट्स जगह जगह से ले लेना, अच्छा रंग बिरंगा नोट्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप भी मन में जानते हैं कहीं ये चीज़। एंड आपने कितना एक्सपोजर किया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, तो उस पर आप वो रखिए। बच्चा पूछता है सर एमटीपी आरटीपी कर लें क्या? नहीं करने की दरकार है, मैंने सब करवा दिया आपको मेरे लेक्चर्स के दौरान। जो 2-3 नए क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अलग से पीडीएफ भेज दूंगा, अगर और मुझे 1-2 क्वेश्चन दिखाई दिए। स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट वी हैव डन। कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए। अब ये सब एसएमएस एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत ही बचकाना लगता है, लेंथ ऑफ द आंसर क्या होगा, तो उसके लिए केस स्टडी वीडियोस का भी एक हमने रिवीजन ऐप पर सजा रखा है, या फोल्डर पर भी सजा रखा है, और यूट्यूब पर भी, वहां पर भी देख लीजिएगा।
तो ये सारे सेक्शंस जो जो थोड़े याद करने वाले हैं वहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया आपके लिए. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनी लॉ इज डन. नेक्स्ट कम पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होता है, क्योंकि कंपल्सरी पार्ट में आता है ये भी, बेसिक जो सेक्शन 4, 5, 6 है वो बहुत बार आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से करिएगा. आफ्टर दैट 19, 20 के लैंग्वेजेस और केस स्टडीज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. आप पार्टनरशिप का केस स्टडी वीडियोस 1.5x में फास्ट करके सुनिएगा, आपको समझ में आएगा. राइट ऑफ ट्रांसफरी भी बहुत आता है एग्जाम में, यू मस्ट हैव डन इट. एंड वी कांट प्रेडिक्ट, सभी कुछ करवाया हुआ है क्लास में. इससे आप थोड़ा क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, आपको इसके बारे में आता है. जो नहीं आता हो वो आप खोल खोल कर वापस से रिवाइज कर सकते हो. आफ्टर पार्टनरशिप इज ओवर, पिक अप सेल ऑफ गुड्स एक्ट. यूज 1 hour 10 minutes का एक रिविजन वीडियो बनाया है, बहुत सुंदर रिविजन वीडियो है. सर इतना जल्दी में कैसे हो गया? हर टॉपिक को एक ही बार बोला और बहुत फास्ट बोला है ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिविजन हो जाए. स्ट्रिक्टली यूज दैट. ओके. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लोग यूजुअली कौन सा पोर्शन छोड़ देते हैं, वो मत छोड़ना. दैट इज इफेक्ट ऑफ सब सेल बाय द बायर. ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब सेल? देन पीपल ऑल्सो ignore rights of unpaid seller against the buyer and rights of buyer against the seller भी करोगे आप पीछे के पोर्शन से. राइट ऑफ रीसेल वो भी आपके सिलेबस में है. नीमोडैट क्योर्ड नॉन हैबिट, कैवियर टेम्प्टर, उसके एक्सेप्शंस, तो वो सब कुछ है. बट यहाँ पर वो वीडियो आप सुनोगे ना 1 hour का जो वीडियो है, दैट विल हेल्प यू. ओके. आफ्टर दैट लेट अस गो टू LLP. अगेन अ स्कोरिंग चैप्टर. स्मॉल LLP एंड स्मॉल कंपनी अलग चीज़ है. स्मॉल LLP के रेंजेस भी अलग हैं एंड जो थ्रेशोल्ड है वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन है आप अगर देखोगे, एंड टर्नओवर है, इट्स नॉट शेयर कैपिटल. तो वो सब वर्ड्स आप ध्यान से देखना, चेक कर लेना. ये सब सेक्शंस आते हैं ना आपको, जैसे हु कैन बी एलिजिबल पार्टनर इन LLP, तो उसमें हम लोग देखे थे HUF नहीं था, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं था, तो वो सब चीज़ें भी याद रखिएगा. DPs कौन हो सकता है, लाइबिलिटी ऑफ LLP. तो वो आप LLP वाला रिवीजन वीडियो ऐप पर है, एक बार वीडियो प्ले रिवीजन फोल्डर देखिए, वरना मुझसे मंगवा लीजिए. एक अपने ऐप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब चेक कर लीजिएगा. बहुत अच्छा छोटा रिवीजन है 30 मिनट्स का. तो आई हैव रिड्यूस द ड्यूरेशन जेनजी को ध्यान में रखते हुए कि कम टाइम में ज़्यादा मेहनत चाहिए. हमने कुछ रिवीजन लेक्चर से काटा नहीं है, पर वी हैव डिजाइंड इन सच अ वे कि आप सही लाइन सुने ताकि एग्जाम में कल वो सही लाइन आप उतार सके. आफ्टर LLP वी वेंट टू NI एक्ट. NI एक्ट में सब कुछ करना है, बट ये 2-3 टॉपिक्स जो मैंने मार्क किए हैं ये मिस नहीं करना है. अब मैं ये 3 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं. दे विल आस्क अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट का बेसिक डेफिनेशन, हो सकता है, बट ये 3 मिस मत करना. और NI भी आप वीडियो से ही करना, जो रिवीजन वीडियो मैंने दिया. कहाँ मिलेगा बच्चा पूछ रहा है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर. एंड ये लोग इग्नोर कर देते हैं या कई लोग ज़्यादा कर लेते हैं. तो इसको स्मार्टली करिएगा. शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्लास के मार्किंग्स को निकालिएगा. और मैंने इसकी मार्क्ड PDF भी आपकी टेलीग्राम में भेज दी थी. और मैंने तो ये आइडिया भी दिया था, IRF हमेशा मेरे वीडियो को वापस 1.5x में सुन के रिवाइज करना. जल्दी भी हो जाता है, वर्ड टू वर्ड याद भी हो जाता है. इसमें वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स ये सब जो थे, वहाँ से क्वेश्चंस कम आए हैं, तो वो ज़रूर करके जाइएगा. रेशियो डिसिडेंडी, ये सब फ्रेजेस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. मस्ट डू दैट. और पेपर पैटर्न कैसा होता है वो भी मैंने आपको कई टर्म्स का यहाँ पे दिखाया था कि क्वेश्चन 1 इज यूजुअली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप. 2 में क्या चीज़ पर बेस्ड है, 3 में क्या चीज़ पर बेस्ड है. एवरीथिंग वॉज ऑलरेडी रिटन. सो सर एक तो छोड़ के जाएंगे, मत छोड़िए, बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा. तो आप सब करके जाओगे तो आप 95 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको पहले 15 मिनट में पता चल जाता है कि इस बार डायरेक्ट ईजी पेपर है या लेंदी पेपर है. तो अगर पेपर लेंदी हो तो मैंने एक टेक्निक सिखाया था, ध्यान से सुनो. कई लोग जो भी मेरे टेस्ट देते थे, उन लोग फैक्ट्स को वापस पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देते. आई डोंट नो हु हैव मतलब टॉट दिस टू देम. पूरा क्वेश्चन वापस फैक्ट्स में कॉपी नहीं किया जाता है एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स में. और स्पेशली अगर कई बार इन लोग टाइम मैनेजमेंट आपको फ्रेशर क्रिएट करने के लिए बड़ा आंसर को 3 मार्क्स का दे देते हैं. तो उसमें आप क्या करोगे, प्रोविजंस लिखोगे, कंक्लूजन भी लिखोगे, फैक्ट्स को बहुत छोटा करना पड़ेगा. तो वो डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना. अगर 7 मार्क्स के केस स्टडीज आते हैं तब तो फैक्ट्स भी बहुत विस्तार पूर्वक समझाओगे. अदरवाइज ऑन द स्पॉट
अमित सर की आवाज़ सुनकर, अपने बछावत सर की आवाज़ सुनकर आप उस आवाज़ को याद रखोगे कि मुझे सर ने बताया था कि टाइम को मैनेज करने के लिए हम प्रोविजंस के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर करना ही पड़े तो थोड़ा सा फैक्ट्स को हम ट्रंकेट करेंगे, शॉर्टन करेंगे, पूरा उड़ाएंगे नहीं। एंड रिमेंबर, जो भी हो जाए आपका 88 मार्क्स अटेम्प्ट होना चाहिए। वो तुम अब सोच लो कैसे करोगे, बार बार घड़ी देखोगे लॉ के पेपर में। बिकॉज अगर आप ये खबर देते हो हम 72 ही अटेम्प्ट किए हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्की जोन। 88 85 मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ के आइए बाकी 15 मार्क्स, बट अगर टाइम क्रंच है, प्रोविजंस लिखिए आंसर का, कंक्लूजन करिए, फैक्ट्स को थोड़ा शॉर्टन करिए। वो आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा। आई कैन नॉट गिव यू वन लाइनर फॉर दैट। पेपर देखते हुए, आपका स्पीड देखते हुए, हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, नीटली लिखिए, बट ज़्यादा कर्सिव हैंड राइटिंग सुंदरता पर कोई मार्क्स नहीं है। अंडरस्टूड? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर्स याद हो तो ही लिखिएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है चेक करने के समय कि सेक्शन नंबर लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। बिकॉज आई हैव ऑल्सो सेट द सोल्यूशन इन 2009 में सीए इंटर का सोल्यूशन मेरे से सेट करवाया गया था। बता सकता हूँ, पुरानी बात है, आजकल तो टीचर्स से करवाते ही नहीं है, उनकी खुद की टीम है। तो 2009 में देयर वाज नो एक्स्ट्रा क्रेडिट गिवन बाय मी फॉर द सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर इज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, बट केक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म। सिर्फ सेक्शन नंबर के पीछे मत दौड़िए। आप बाकी आप कैसे, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। और अगर छोड़ने का मन कर रहा है ना, तो एक एडवाइस है, उसका वो 1 घंटे का रिवीजन देखकर आप स्पेक्यूलेट करके चले जाओ। आएगा तो पेपर ब्लॉक नहीं होगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ब्लॉक नहीं होगा। सो बिग ज्ञान, but I think it will help you to get great marks. All the best. Bye. See you in CA Inter.